Very good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone. You're getting my voice clear. Just beginning this session in next 1 or 2 minutes. And by that time, ask your friends to join if they have not joined. This is going to be a very important session. So let me just begin with you have done a good preparation till time, and what care should be taken for next 15-20 days, and specifically during the exams. जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स को पहले सुना होगा, मेरे इंडक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, उन्हें ये याद होगा कि 3 तरह के प्लानिंग के बारे में मैं बताता था। एक पहले का प्लानिंग जो पढ़ाई के वक्त हम करते हैं वो, एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले का प्लानिंग, और तीसरा जो होता है दैट इज़ विद इन द 3 आवर्स और 2 आवर्स, जो भी एग्ज़ाम का हमारा टाइम है वो। इस कहीं पे भी हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नाउ आउट ऑफ 3 आई कांट स्पीक अबाउट फर्स्ट वन, बिकॉज वो टाइम तो अब चला गया है, प्रिपरेशन का जो फेज था। अब जो बचा है अ डे बिफोर एग्जाम एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। So we need to make sure that we don't commit mistakes in this time, और क्योंकि यही अब डिसाइड करेगा कि कैसा आपका रिजल्ट आएगा। एंड वी ऑल नो दैट दिस वुड बी अ लास्ट अटेम्प्ट so far as old syllabus is concerned, and that's why we need to be very careful. तो मैं कुछ पॉइंट्स, मैं नॉर्मली मुझे स्पीच देने के लिए पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बट आज फिर भी मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिख के आया हूँ, सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए कि कुछ रह ना जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी पेन और नोट लेके ये पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हो, इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू अ डे बिफोर एग्जाम एंड ड्यूरिंग एग्जाम। तो वन बाय वन मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करूँगा, and make sure that you follow it. If I start with the first point, you need to carry all the stationaries during your exam: pen, pencil, 2 कैलकुलेटर। क्यों 2 कैलकुलेटर? हमने शायद एक कैलकुलेटर जो हम नौकार के एग्जाम में भी यूज़ करते हैं, वही का वही लेके गए और शायद वही दिन वो कैलकुलेटर ना चले। मैं कैसे ये बता सकता हूँ? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। इफ़ एनी मेडिसिन इफ़ यू नीड, समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई पेपर देखने के बाद हमें एग्ज़ाम फोबिया होता है, शायद 12th में भी हुआ होगा, 10th में भी हुआ होगा, फिर नेशनल लेवल की एग्जाम है, शायद हमें ऐसा लगे कि यार एग्जाम का पेपर देखने के बाद कई बार ऐसा होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, स्ट्रेस आता है। ये इंडिविजुअल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको होता है। लेकिन वैसे आपने नौकार की इतनी सारी एग्जाम दी है कि आपके लिए सिर्फ वेन्यू का चेंज होगा, अदरवाइज आपके माइंडसेट और उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपका ह्यूमन बॉडी टेंडेंसी इज लाइक दैट, यू नीड टू कैरी एनी मेडिसिन, देन डू कैरी। तो आपको जो भी स्टेशनरी है, आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से ही आपको एंट्री मिलता है, और पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारी जो स्टेशनरीज हमें साथ में रखने हैं वो हमें रखने हैं, प्लस मेडिसिन, जो भी मेडिसिन हमें ज़रूरी लगे वो सारी की सारी कैरी करनी है। एंड एज आई सेड दैट यू नीड टू कैरी 2 कैलकुलेटर्स, डोंट कैरी ओनली 1 कैलकुलेटर, कैरी 2 कैलकुलेटर्स, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ बैचेस के अंदर लेक्चर के दरमियान बताया था कि आप जब रफ वर्क करते हो, खास करके 2 सब्जेक्ट के अंदर करोगे, अकाउंट्स और क्यूए, इन 2 सब्जेक्ट में जब आप रफ वर्क करते हो, रफ वर्क भी आप पैर में करो। यानी कि अगर अकाउंट्स के पेपर के अंदर गिन के 10 क्वेश्चन आते हैं, मेक श्योर एक पेज पे, पहले पेज पे पहले क्वेश्चन और दूसरे पे क्वेश्चन का ही रफ वर्क होगा, सेकेंड पेज पे थर्ड एंड फोर्थ का ही होगा, थर्ड पेज पे फोर्थ एंड फिफ्थ का ही होगा, या एंड फिफ्थ एंड सिक्स का ही होगा। रीज़न ये है कि
आपका रफ वर्क आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया है। 2.5 घंटे में आपने आपका पेपर खत्म कर दिया, फिर आपको आपका पेपर रीचेक करना था, तो उसके लिए आपने क्या कैलकुलेशन किए हैं वो, अगर आपने रफ वर्क फेयर किया होगा, 3rd नंबर के क्वेश्चन का कहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, अगर आपको वो देखना होगा, आप इजीली उसे देख पाओगे। So make sure that whatever rough work you do, rough work will be needed on 2 subjects only. One is account and second is QA. QA में भी अगर आप जो भी QA का पेपर है उसके अंदर 100 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, मेक श्योर कि फर्स्ट पेज के ऊपर आपने 1 से 10 क्वेश्चन का ही रफ वर्क किया हो, सेकेंड पेज पे 11 से 20 का ही किया हो, एंड सो ऑन। सो यू कैन आइडेंटिफाई कहाँ पे मुझे चेंजेस करने, क्या भी एट द एंड ऑफ द पेपर मुझे चेक करना कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हम उसे चेक कर सकते हैं। ये कहाँ से आपको मैं याद करवाऊँ कि जो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है क्यू और इकोनॉमिक्स में, जो एग्जाम के दरमियान, लेक्चर्स के दरमियान और इंडक्शन के दरमियान भी मैंने आपको बताया था कि क्यू और इकोनॉमिक्स जो एमसीक्यू सब्जेक्ट्स है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही हो चुका है तो वो यस हो जाता है, दूसरा अगर उसमें डाउट है तो वो सर्कल हो जाता है, और तीसरा अगर आपको नहीं आता तो उस केस को हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड होने के बाद आपको कौन से क्वेश्चन रीचेक करने पड़ेंगे? सिर्फ सर्कल वाले। यस वाले वेर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, जो नो है वो एब्सोल्युटली नो है, जो हमें अटेंड करना है वो कौन सा करना है, तो वो सर्कल वाला। अब सर्कल वाला 33 नंबर का क्वेश्चन है सपोज, तो मैंने उसका रफ वर्क कहाँ पे किया है वो मुझे पता ही नहीं होगा, तो मुझे फिर से रफ वर्क करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, जो शायद कहीं पे टाइम बिगाड़ेगा। तो मेक श्योर दैट वॉट एवर रफ वर्क यू डू इट इन अ फेयर। अच्छा, वो सर्कल वाले हम कितने अटेंड करें वो डिपेंड करता है यस वाले कितने हैं। अगर मेरे यस वाले 80 है, सर्कल वाले उसके अंदर 15 है, नो वाले 5 है, तो उस केस में 15 के 15 में अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की कोई लिमिट नहीं रहेगी उसके अंदर, क्योंकि 80 हमारे सही है। लेकिन अगर आपके 60 ही सही है, 60 सही है, उसके बाद 30 ऐसे है कि जो सर्कल वाले हैं, और 10 ऐसे है कि जिसको आपने कैंसिल कर दिया है, तो वो 30 के 30 सारे अटेंड मत करो, क्योंकि आपने जो 60 भी अटेंड किया उसमें भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है। उस 30 में से आपको जो बेस्ट लगता है वही आपको अटेंड करना है। कई बार हम पॉजिटिव में से नेगेटिव में चले जाते हैं, ऐसा नहीं हो, उसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेक श्योर दैट इन द एग्जाम you carry necessary stationery, you do a fair work of whatever rough work you want to do, प्लस आप ये यस सर्कल कैंसिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि भी मुझे क्या एक्सरसाइज इसके अंदर फर्दर करनी है। सेकेंड, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो रीच सेंटर इन टाइम, नॉट ओनली ऑन अ फर्स्ट डे, ऑल डेज। अदरवाइज लेट पहुंचोगे ना तो पैनिक होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सेंटर पे अपना खुद का व्हीकल लेके ना जाए, शायद जाए तो ऑटो में या किसी और तरीके से जाए, पेरेंट्स के साथ जाए। रीजन ये है कि ऑलरेडी वो स्ट्रेस है, पास्ट में ऐसा हुआ है कि सेंटर बहुत दूर था, व्हीकल पे गए, कहीं पे व्हीकल स्लिप हो चुका, कहीं पे व्हीकल टच हो चुका, किसी के साथ बोलना हुआ, हमारा जो एग्जाम का मोमेंटम है ना वो पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता है। सर मेरे साथ ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ है, इस दिन हो सकता है, और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, पास में स्टूडेंट्स ने ऐसा हुआ है, वहां पे वो उसका झगड़ा हुआ, मारा मारी हुई, कपड़े फट गए, और उसके बाद वो एग्जाम के लिए जा रहे। इट्स नॉट अ रूटीन एग्जाम विच यू आर गिविंग, इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीच इन सेंटर इन टाइम। आप, मैंने देखा एग्जाम सेंटर पे ऐसा होगा कि फर्स्ट एग्जाम पे सारे फैकल्टी सारे सेंटर्स पे होंगे, एटलीस्ट इन अहमदाबाद। तो उस दिन हम देखते हैं कि लास्ट की 5 मिनट बाकी है शुरू होने में, और कोई भागता हुआ आ रहा है, और उससे पूछा तो बोले कि मैं थोड़ा लेट हो चुका था। फर्स्ट डे पे भी लेट नहीं होना चाहिए। और लास्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, एक स्टूडेंट का फर्स्ट डे तो ऑन टाइम आया था, लेकिन सेकेंड डे वो लेट हुआ था, 15 मिनट के ऊपर 16वीं मिनट हुई पेपर स्टार्ट होने के बाद। दे डू नॉट अलाउ, तो मेक श्योर दैट यू रीच इन सेंटर इन टाइम। पहली एग्जाम में हो सके तो आपके पेरेंट्स को साथ में लेके जाओ, आप इतने भी बड़े नहीं हो चुके हैं। आपके पेरेंट्स अगर एक दिन के लिए टाइम निकाले, शायद वर्किंग डे हो, तो भी आप उनको आपके साथ आना चाहिए फर्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि जब हम जाते हैं, अप्रोच करते हैं एग्जाम में, तो उस वक्त आपके साथ अगर सपोर्ट में कोई होगा तो डेफिनेटली सेंटर पे फैकल्टीज होंगे, बट इफ दे अकॉम्पनी यू इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। सेकंड पेपर में शायद एक बार नहीं आए तो चले, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर एक पेपर में आपको ऑन टाइम पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना है। वहां पे आधा घंटे पहले पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी हो तो आप साथ में बुक्स वगैरह कैरी करो, बट यू मेक श्योर, और खास करके जो बस से वगैरह से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उसमें कई बार ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है, और उसके कारण
हम पहुंच ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके केस में आपने बहुत सारी मेहनत की है, तो ये पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। आपका एग्जाम का स्टार्टिंग जो होता है ना, वो पैनिक से नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का एक पैनिक हो सकता है, और सेकंड अदरवाइज पैनिक हो सकता है। हम सारे अदरवाइज पैनिक के जितने भी पॉइंट हैं उसे हम कंट्रोल में हम रखना चाहते हैं, कि हम फ्रेश माइंड से जाए, फ्रेश माइंड से जाए और वहाँ पे एग्जाम। किसी ने मुझे पूछा भी था कि सर कितनी नींद मुझे लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से मिनिमम 6 घंटे की नींद लेना। आपका ये मेमोरी का टेस्ट नहीं है। इट्स नॉट कि आपने सब कुछ मगअप किया जो आप बाहर निकाल दोगे। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तब आपका दिमाग, आपका ब्रेन वर्क करेगा अगर आपने अच्छी नींद ली होगी। सो आई डोंट से दैट यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, बट आई डोंट से दैट यू स्लीप ओनली फॉर 4 आवर्स। एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेके जाओ, इन टाइम सेंटर पे पहुंचो, फ्रेश माइंड होना चाहिए। साथ में पेरेंट्स से तो बहुत अच्छा बात है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। वन मोर थिंग, कैसा भी पेपर गया हो, अच्छा बुरा, मैं आपको बता दूं, कोरिलेशन का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। आपकी जो एग्जाम होगी और आपके रिजल्ट होंगे उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं। कई बार हमें लगता है कि बहुत बुरा पेपर गया है, अच्छे मार्क्स आते हैं सीए में, और बहुत अच्छा पेपर गया और कम मार्क्स आते हैं। तो मैंने पेपर खत्म कर दिया, उसके बाद पहला पेपर खत्म होने के बाद मैं शाम तक गिनता रहूं कि मेरे क्या मार्क्स आएंगे, और उसके बाद मैं डिसाइड करूं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फोकस आपको सेकंड पेपर के लिए स्टार्ट कर देना है। पहले पेपर में आपको, फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें कोई टाइम की कमी नहीं होगी, क्योंकि पिछले 5 दिन से आप अकाउंटेंसी पढ़ते होंगे, तो शायद आपका पूरा सिलेबस उसी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर जहाँ पे आपको थोड़ा एक्सिलरेट करना पड़ेगा, रीजन ये है कि आपके पास समय की कमी होगी। उसमें कौन से पॉइंट्स मुझे देखने में, शायद आपको याद होगा फर्स्ट इंडक्शन से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ए कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने हैं। और वो ए कैटेगरी के क्वेश्चन प्लस नौकार की हर एक एग्जाम में आपके जो गलत हुए थे वो क्वेश्चन, अगर आप वो सारे देख के जाते हो, आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देख के नहीं जाना, आपको सारे ए कैटेगरी के क्वेश्चन को फोकस करना है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में। कुछ भी एक दिन पहले कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए, यानी आपको उसका भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सेकंड पेपर लॉ का है, लॉ के मेरे 5 एक्ट है, उसमें भी मैं आपको बताऊँ, मुझे अब मैं अकाउंट्स में थक के आया हूँ, चलो मैं कंपनीज एक्ट देख लेता हूँ, एलएलपी देख लेता हूँ तो चलेगा, क्योंकि उसमें इतना माइंड एप्लीकेशन अगर थोड़ा कम करोगे तो भी चलेगा। लेकिन सोने के बाद फ्रेश माइंड से जब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई मे स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई मे स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें भी आप सेक्शन लिखने का ट्राई करो, कीवर्ड्स आपके आने चाहिए, हेड पॉइंट्स आपके सही होने चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही। सो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स और क्यू है, उसमें भी आपको कौन से क्वेश्चन देखने हैं, तो सारे के सारे ए कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देख के जाना है। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप बी कैटेगरी के देखना, लेकिन सबसे पहला फोकस तो आपका ए कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए होगा। टाइम की कमी आपको लगेगी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में, फर्स्ट पेपर में ऐसा नहीं होगा। और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में भी आप फिक्स करके रखो कि आज मुझे सोने से पहले एलएलपी और कंपनीज देख के सोना है। कल सुबह उठ के मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना है जो मैं 12 बजे तक खत्म कर दूंगा, 12 से लेकर 4 बजे तक सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा। और उसके बाद भी रिवीजन का टाइम आपके पास बचना चाहिए। उसी तरह से इकोनॉमिक्स और क्यूए में भी आपको प्लान करना है कि मैंने थक के आया हूँ, चलो पहले एलआर देख लेता हूँ, उसके बाद कल सुबह मैं मैथमेटिक्स देखूंगा और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स दूसरे दिन शाम को मेरा खत्म हो जाता है, उसके बाद भी रिवीजन का मेरे पास टाइम बचे, ये आपको प्लान करना है। यानी एग्जाम का एक दिन पहले आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, तो सब कुछ एक कैटेगरी का क्वेश्चन आपको देखना होगा। तो ये हमें खास ध्यान रखना है, जो टाइम की कमी हमें लगती है, ये कमी हमें नहीं फील होनी चाहिए। एग्जाम का सेंटर अगर आपका दूर आया है, आप देखने के लिए ना जाओ, तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को या कोई फ्रेंड को बोल देना कि एक बार कल तू मेरे साथ आना, लेकिन आज तू ये सेंटर देख के आ कि कहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर है। और वहाँ पे भी सेंटर में भी बाहर पूरा डिटेल्स लिखा होगा कि आपका अगर रोल नंबर ये है तो ब्लॉक ए में होगा, ब्लॉक बी में होगा, ब्लॉक सी में होगा। सो इन टाइम अगर आप पहुंचोगे ना, तो और वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अदरवाइज बढ़ जाएगा। सो मेक श्योर दैट योर रिलेटिव और योर फ्रेंड विजिट दैट सेंटर अ डे बिफोर। 12th में भी आपने ये एक्सरसाइज की होगी, वही एक्सरसाइज हमें करनी है कि जिसके कारण हमें टाइम का पता चल जाए कि कितने टाइम में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। सो ये हमें स्ट्रेस में नहीं आने देगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू नीड टू कीप, यू नीड टू बिलीव इन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू कीप अ फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। आपने क्या नहीं किया, नौकार स्पायरल किया है, मॉड्यूल किया है, स्कैनर किया हुआ है, पास्ट के पेपर्स आरटीपी एमटीपी सब कुछ किया है, वीडियो लेक्चर्स देखे, डाउट सॉल्व किए, एबीसी ग्रेडिंग किया है, एग्जाम का प्री पोस्ट किया है,
और जितनी एग्जाम नौकार के अंदर कंडक्ट होती है उतनी एग्जाम अक्रॉस नेशन कहीं पे नहीं होती। इतने सारे जब पेपर आपने दिए हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू कीप अ फेथ ऑन योर प्रिपरेशन के जो मैंने प्रिपरेशन किया है, एंड यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ कि आज कैसे भी करके मैं 50+ लेके आऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये मेरे हाथ में, कैसे भी करके मैं 50+ लेके आऊंगा। सो यू नीड टू कीप इन योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि यार मैंने ये चैप्टर नहीं किया या इसमें चैप्टर में डर है मुझे, तो शायद उसके कारण पैनिक होगा, और वो पैनिक हमें नहीं होना चाहिए। तो आपको जरा भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। यू हैव डन अ वेरी गुड प्रिपरेशन। क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप स्टार्ट करोगे ना तो इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाओगे ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा वो इजी लगेगा। अब एग्जाम के अंदर कैसे मैं परफॉर्म करूं, मेरे हिसाब से आपके 3 घंटे वाले 2 पेपर अकाउंट और लॉ, 2 घंटे वाले 2 पेपर है। अकाउंट और लॉ के लिए भी मैं बता सकता हूँ पहले 1 घंटे में 40 मार्क का आपका पेपर खत्म होना चाहिए। वेर यू आर यू व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, वट एवर योर स्ट्रॉन्ग एरिया। यानी ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है। यू नीड टू मेक श्योर दैट विद इन फर्स्ट 1 आवर यू कंप्लीट योर 40 मार्क्स पेपर। और टोटल पेपर कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, तो 2 hours and 30 minutes। उसके बाद मुझे क्या है, तो मेरे खुद के पेपर को चेक करना है। मुझे क्यों अपने खुद के पेपर को चेक करना है, क्योंकि जब भी मैं पेपर में कुछ लिखता हूँ ना, आई ऑलवेज थिंक ऑफ अ नेक्स्ट सेंटेंस which is forcing me to commit a mistake in the ongoing sentence। एग्जाम्पल के लिए आपको लिखना था पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन आपने 1930 लिखा क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट था। तो आपने है ना 1932 की जगह 1930 लिख दिया, ये आपको नहीं पता है। दिस इज अ मिस्टेक विच यू हैव कमिटेड। वो आप नहीं, मैं पेपर लिखूंगा तो मैं भी यही मिस्टेक करूंगा, बिकॉज वेन एवर वी राइट एनी सेंटेंस यू ऑलवेज थिंक ऑफ अ नेक्स्ट सेंटेंस एंड विच फोर्सेस अस टू कमिट मिस्टेक इन दी ऑनगोइंग सेंटेंस। सो अब ये मेरे से गलती हो चुकी है, मुझे उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, मेरे एंड से देखने के लिए जाओ ये तो सिली मिस्टेक है, लेकिन जो पेपर चेक कर रहा है ना उसे सिली मिस्टेक नहीं मानेगा, उसे वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मानेगा। और इसलिए आपको पेपर खत्म होने के बाद आपके पेपर्स को एक बार चेक कर लेना है, और खास उसमें भी न्यूमेरिक्स, जहाँ जहाँ पे भी वो देख लो कि नंबर सही मैंने लिखे है कि नहीं लिखे। लेकिन उसके लिए टाइम तो अवेलेबल होना चाहिए ना, इसीलिए मैं टारगेट रखता हूँ 2 hours 30 minute में आपका पेपर खत्म होना चाहिए अकाउंट और लॉ का। पहले 1 आवर में आपका 40 मार्क का पेपर खत्म हो जाए ना, मेरे वर्ड्स याद रखना, आप 100% पास हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। अच्छा, उसके बाद आपका पेपर अच्छा आ जाए ना तो आप 70+80+ जा सकते हो। उसके बाद अगर आपका पेपर अच्छा ना जाए ना तो भी आप 50+ तो रहोगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स और क्यूए के लिए क्या, आपका 40 मार्क का पेपर 45 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए, 45 मिनट्स में। और पूरा का पूरा पेपर 1 hour 40 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या, तो मेरे सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे अटेंड करने हैं। और सर्कल वाले कितने अटेंड करने हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कितने यस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्कल वाले कितने क्वेश्चन मुझे अटेंड करने हैं। दो बातें आप मत करना, एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी फ्रेंड को कैसा पेपर गया तेरा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, उस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और आप किसी फैकल्टी को भी मत पूछना कि इसका क्या आंसर आएगा सर, क्योंकि कई बार मुझे पता होता है कि आपका आंसर गलत है, फिर भी मुझे उस वक्त तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा तेरा आंसर सही है। किसी ने बोला सर इसका आंसर ए आएगा, मैंने बोला तेरा सही है। इसका आंसर बी आएगा, मैंने बोला तेरा भी सही है। क्वेश्चन सेम था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आई विश कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। मैं अगर आपको पूछूं, आपको ये बताऊं कि भाई आपका ये आंसर गलत है, तो शायद आपका नेक्स्ट पेपर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट डिस्कस योर पेपर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पेपर with anyone, neither with your friends nor with any of your faculties। ये हमें वो आदत करनी नहीं है, जो गया वो खत्म हो चुका, भूल जाओ उसे। और मैंने बताया ना, हम स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहते हैं। एक दिन पहले मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, मैंने सब कुछ ये कैटेगरी का देख लिया, मैंने रिवीजन कर लिया है। पेपर के अंदर भी मेरा 1 आवर का पेपर जिसमें 40 मार्क्स का खत्म हो चुका है, 2 घंटे 30 मिनट में पेपर खत्म हो चुका है। फिर से मैंने अपना पेपर रीचेक कर लिया है। कोई रीजन ही नहीं है कि आप फेल होंगे, ये आप लिख लो। कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अब तक का मैनेजमेंट जो था वो था। अब क्या है कि एग्जाम के एक दिन पहले का मैनेजमेंट, और दूसरा जो है दैट इज रिक्वायर्ड दी 3 hours और 2 hours प्रिपरेशन, और उसकी प्लानिंग प्रॉपरली हमारे साइड से होनी चाहिए। अच्छा, खास करके लेटेस्ट जो एमटीपी आया है, मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई के साइड से, वो भी हमें देख लेना चाहिए। रीजन है कि उसके अंदर जो सीक्वेंस आती है उसमें क्वेश्चन 6B अगर पार्टनरशिप एक्ट का है, 5A अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, तो मोर और लेस वही सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है 95% केस में आईसीआई के एग्जाम में।
तो हमें क्या करना है कि अपनी सीक्वेंस पहले से बना के रखनी है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहला अटेंड करूंगा, कौन सा दूसरा, खास करके दो सब्जेक्ट में, अकाउंट और लॉ के अंदर। इकोनॉमिक्स क्यूए के अंदर आप अपनी तरह से चलो चलेगा, लेकिन इसमें आपकी सीक्वेंस फिक्स हो कि जिसके कारण विद इन फर्स्ट 1 आवर वी कंप्लीट आर पेपर ऑफ 40 मार्क्स। यदि सेम टाइम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, मैं और मेरा पेपर और कुछ नहीं। अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, अर्थक्वेक आ जाए, ब्लास्ट हो जाए, या कहीं पे भी वॉर हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे अपने पेपर को कंसंट्रेट करना है, मैं और मेरा पेपर और कुछ नहीं। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप उसे आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर खास करके अगर आपको जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन के उसे आपको अंडरलाइन करना चाहिए। जो पूछा है ना वो आपको लिखना है, जो आता है वो नहीं लिखना है। यानी जो पूछा है ना क्वेश्चन पेपर में उसे अंडरलाइन करो, हियर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करके क्या लिखा है, अदरवाइज आप कुछ और लिख के आओगे। तो जो पूछा है वो लिखना है, जो आता है हमें वो नहीं लिखना है। सो मेक श्योर योर फोकस इज ऑलवेज ऑन क्या पूछा है उन लोगों ने, और वही आप लिख के आओ। अदरवाइज आप लिख के आओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने लिखा लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज आप कुछ और लिख के आए। योर इंटरप्रिटेशन माइट बी डिफरेंट। और क्वेश्चन पेपर में भी जहां जहां पे भी लगी क्वेश्चन 1 है, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, डेल क्रेडिट कमीशन ऐसे लिखा, मुझे लगता है कि अंडरलाइन करने जैसा, तो मैं करूँ। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और वहां पे जहां जरूरी लगे वो अंडरलाइन कर लो, और उसके बाद आप अपना आंसर ड्राफ्ट करना स्टार्ट करो। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने के बाद अब क्या होगा कि अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेगा। आप कोई सेल्फ गोल करके मत आना। फुटबॉल में उसे सेल्फ गोल बोलते हैं, क्रिकेट में उसे हिट विकेट बोलते हैं। आपको आंसर आता था फिर भी गलत करके आए, सिली मिस्टेक करके आए, या फिर कुछ और लिख के आए, ऐसी गलतियां मत करना। ऐसी गलतियां अवॉइड करके हर एक पेपर में आप 5 से 10 मार्क एक्स्ट्रा गेन करोगे, जो हमें इवेंचुअली करने हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की जरूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में किसी के साथ कोई भी कॉपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है, ये आप ऐसा ही मानना। आप तो कॉपी करो ही नहीं, आपको किसी के साथ क्लैश भी नहीं करना है। यानी आप कॉपी नहीं करने वाले थे, लेकिन बाजू वाला आपका शर्ट खींच रहा है कि इसका आंसर बता, उसका आंसर बता, उसके साथ झगड़ना नहीं है। सुपरवाइजर को बोल के आपकी जगह चेंज कर देनी है, क्योंकि अगर उसके साथ झगड़ा करोगे तो आपको जो आंसर आता होगा ना वो आंसर भी आप भूल जाओगे। तो आपको खुद तो कॉपी करनी ही नहीं है, और कोई कॉपी करने के लिए आपके साथ अगर ट्राई करे तो आपको उसके साथ क्लैश में नहीं जाना है, आपको आपकी जगह बदली। ये पास्ट में हुआ है, स्टूडेंट्स का झगड़ा हुआ और उसकी पेपर बिगड़ा, और सुपरवाइजर के एंड से तो झगड़ा होने के बाद क्या देखेगा कि दोनों कल्प्रिट है। तो बेटर है कि आपने उसके साथ झगड़े किए बिना उसको हाथ जोड़ के अपने जगह चेंज कर लो, और किसी और जगह पे अपने बैठ जाओ, और आप अपना पेपर उस हिसाब से खत्म करो। अकाउंट्स और क्यूए सब्जेक्ट के अंदर जरा भी थियोरी को इग्नोर मत करना। थियोरी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल को इग्नोर नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर थियोरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी इट इज़ पॉसिबल कि अकाउंट के पेपर में थियोरी का पोर्शन ज़्यादा हो, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले प्रैक्टिकली करते रहे और थियोरी को इग्नोर करते रहे, ऐसा मत करना। यानी आपको फोकस हर एक पे करना है, थियोरी के ऊपर भी करना है और प्रैक्टिकल के ऊपर भी करना है। एट द सेम टाइम खास करके क्यूए सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे मत ले लेना कि परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का चैप्टर तो मैंने किसी को सिखाया है। क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, एक बार कैलकुलेट किया नहीं आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब मैंने ईगो पे ले लिया कि ये चैप्टर तो मैंने लोगों को सिखाया, इसका आंसर तो आना ही चाहिए। कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, मेरे 4 में से एक भी आंसर नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद करोगे शायद आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 20-25 मिनट एक ही क्वेश्चन के पीछे, और उसके बाद ब्लंडर स्टार्ट होंगे। तो कोई भी चैप्टर इतना भी स्ट्रॉन्ग, आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप उसे ईगो पे मत ले लेना, खास करके क्यूए के अंदर और खास करके इकोनॉमिक्स के अंदर, कि इसके अंदर तो मैंने सिखाया लोगों को। अच्छा, कोई भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का दूसरा रूल ये है कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो 2 बातें याद रखने की। एक, ये पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, और दूसरा, अगर ये डिफिकल्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे लिए इजी होगा। ये इससे अपने आप को कंसोल आप करोगे। क्वेश्चन इजी नहीं होने वाला है, आपका क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट ही रहने वाला है, लेकिन ये बताने के बाद अपने आप को कंसोल करना, नेक्स्ट तो इजी आएगा। और उसके बाद अगर ये डिफिकल्ट है तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, मेरे अकेले के लिए कहाँ डिफिकल्ट है। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा।
अदरवाइज वो फोबिया अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो शायद सेकंड क्वेश्चन इजी होने के बाद भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। वो आपके केस में नहीं होना चाहिए। खास करके नौकार के हर एक पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए ना, वो मेरा पोस्टमार्टम वाला पॉइंट जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वो सारे एक बार देख लेना कि मेरे गलत कहाँ पे हुए थे। एंड यू मेक श्योर दैट सेम क्वेश्चन इफ यू गेट और सेम कॉन्सेप्ट इफ यू गेट इन द एग्जामिनेशन, तो आप उस केस के अंदर फिर से गलती ना करें। कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ जाए तो सोचने का कि इसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, इसके लिए मैंने क्या सुना था, इसके लिए सर ने क्या बोला था। ये दो तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है। क्या सुना था, क्या पढ़ा था, सर ने इसके लिए क्या बोला था। ये अगर आप दिमाग में करोगे तो शायद उसी में से आपको कोई क्लू मिल जाएगा। और क्लू होगा ही, शायद आपको उस वक्त विजिबल नहीं होगा, तो ये आप सोचोगे कि इसके लिए वत्सल सर ने क्या बोला था, इसके लिए सुदीप सर ने क्या बोला था। अगर आप सोचोगे अनय सर ने क्या बोला तो तुरंत याद आ जाएगा, इसमें तो सर ने ऐसा बोला था। कई बार ऐसा होगा कि किसी ने डाउट पूछा होगा, जो आपने सुना था कि ये डाउट पूछा था और सर ने ये आंसर किया था, तो जिसके कारण आपको याद आ जाएगा। तो अगर पहले कुछ डिफिकल्ट आता है तो नेक्स्ट इजी है, अगर डिफिकल्ट आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। और अगर कुछ डिफिकल्ट आता है तो उसके लिए सर ने क्या बोला था, मैंने क्या सुना था, मैंने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल करोगे कहीं पे तो आंसर उसी में से निकल के आएगा। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई डर रखने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे हैंड राइटिंग कैसे है, या फिर कहीं पे कुछ स्पेल एरर हो चुका। एक बात है कि पेपर खत्म ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 80 मार्क का पेपर अटेंड करके आए हो तो उसके बाद 40 लाना डिफिकल्ट हो जाता है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर एंटायर पेपर, दैट इज फॉर श्योर। और वो भी मैंने बताऊं, अकाउंट और लॉ के पेपर के अंदर आपको 2 घंटे 30 मिनट। सर बाकी 30 मिनट में मुझे क्या करना है, तो बाकी 30 मिनट के अंदर आपको जितने भी जहां जहां भी पूरे पेपर को देखना है, कुछ गलतियां है आपको मैं बताऊं, मिनिमम 5 गलती आप निकालोगे आप ही के पेपर में से। अगर वह ऐसे ऐसे दे दिया होगा होता ये पेपर तो शायद ये गलती वाला पेपर हम उसे देते। कहीं पे आपको लेंथ कम लगती है तो आप अपनी तरह से कुछ उसके अंदर एडिशन भी कर सकते हो। एक ही पॉइंट एक्टिव और पैसिव लैंग्वेज में लिखने का कोई मतलब नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे विल इवेल्युएट द पेपर। बहुत नीट एंड क्लीन पेपर रखने का ट्राई करना। मैं तो बताऊं, जैसे मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ना वो प्लानिंग है, कि अभी तक का प्लानिंग था, एक दिन पहले का प्लानिंग, एग्जाम के 3 घंटे का प्लानिंग। उसी तरह से क्वेश्चन 1 का प्लानिंग, अकाउंट के क्वेश्चन 2 का मेरा प्लानिंग, कि उसमें मैं इंट्रोडक्शन लिखूं या कंक्लूजन लिखूं या सेक्शन लिखूं, ये मेरा प्लान है और मैं उसी प्लान से जा रहा हूँ। जितना प्लान आप ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे उतना फायदा आपको होने वाला है, उतनी गलती आपकी कम होगी। आप और आपका पेपर नीट एंड क्लीन लगेगा, सामने वाले पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है। और आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस आंसर में वो चाहेगा तो भी कुछ भी कट नहीं कर पाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट माइक्रो लेवल प्लानिंग ऑफ ईच क्वेश्चन, that in this question if I am supposed to prepare account, what should be first, what should be second, if you do it in this way eventually you are increasing your probability। देखो प्रिपरेशन पूरा इंडिया करता है, प्लानिंग सभी नहीं करते। जितना आप प्लान ऐड करोगे ना उतना अच्छा आपके साथ होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अभी भी सारी टीम नौकार के अंदर अवेलेबल है, मीन्स वॉट एवर प्रॉब्लम इफ यू हैव, डू कनेक्ट विद अस, डू कनेक्ट विद एनी फैकल्टी, वी आर देयर टू हेल्प यू। हमारी पूरी काउंसलिंग टीम ने बहुत बार आपको बुला बुला के काउंसिल किया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी अगर उनसे कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली वी आर देयर विद यू। अब से लेके एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि 20 दिन 25 दिन के लिए टीवी बंद, बाहर का खाना बंद, खास करके हेल्थ नहीं बिगड़नी चाहिए, वो बहुत ध्यान हमें रखना है। व्हाट्सअप या कुछ और ये जो जहाँ पे सोशल मीडिया, एटलीस्ट मैं तो पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फॉर नेक्स्ट 20-25 डेज। अदरवाइज पिछले 6 महीने में की हुई सारी प्रिपरेशन जीरो हो जाएगी। तो अगर ऐसा लगता है कि यार सर मेरा ध्यान चला ही जाता है व्हाट्सएप में, तो डिलीट कर दो व्हाट्सएप, थोड़े दिनों के लिए डिलीट कर दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सोशल मीडिया अकाउंट। लेकिन हाँ, अगर इसमें नेगेटिव रिजल्ट आया तो बहुत बहुत फर्क पड़ने वाला है। ये आपको अपने कंजर्वेटिज्म पड़े हुए अकाउंट्स के अंदर, कंसीडर फ्यूचर लॉसेस, डोंट कंसीडर फ्यूचर गेन। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स। अब मैं पिछले आने वाले 20-25 दिन में ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स है जिसे मैं ओवरकम कर सकूं। अच्छा क्यों सर, मेरे कल मैंने करीब 10 या 15 स्टूडेंट से बात की, सरप्राइजिंगली उसमें एक या दो स्टूडेंट ने 350 प्लस बोला मेरा स्कोर आएगा। 350 प्लस का मतलब है टॉप 3 में, इंडिया के टॉप 3 में। फिर मुझे लगा क्यों ना आए। रीजन ये है उन्होंने सब कुछ किया, इसके बाद कोई सोर्स ही नहीं है, नौकार स्पार्ल मॉड्यूल
आरटीपी, एमटीपी, स्कैनर, उसके बाद बाहर कोई स्कोप ही नहीं है, पढ़ने का स्कोप नहीं है। आईसीआई के सारे सोर्सेज, मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपने ना देखा हो इस अटेम्प्ट का तो देख लेना, मेक श्योर दैट यू सी टू इट। तो आरटीपी वगैरह जो भी है वो आपको देख लेना चाहिए, कुछ भी कॉर्नर बाकी ना रह बचे। तो इससे ज्यादा तो प्रिपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब प्रिपरेशन के बाद मैंने उसके अंदर प्लानिंग ऐड कर दिया है, तो अब मेरे आएंगे 350 प्लस। जो रैंकर्स होते हैं उसके सिर पे सिंग नहीं होते, वो अपने जैसे ही होते हैं, लेकिन वो कुछ और अलग तरीके से करता है, माइक्रो लेवल का प्लानिंग करता है। आप अपने घर से नौकार आते थे तो उसका भी प्लानिंग होता था, इतने बजे निकलूंगा, ये व्हीकल होगा, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, टायर में हवा होनी चाहिए, मेरे साथ कौन आने वाला है, ये आपका प्लान का ही पार्ट था, आपको पता नहीं था, लेकिन नेचुरल कोर्स में आप कर रहे थे। उसी तरह से इस पेपर को मैं आपको बताऊं, हर एक पेपर के, ये मेरा सेंटेंस याद रखना, दिस सेंटेंस आई यूज्ड टू टेल माय सन एज एंड व्हेन ही वाज गिविंग फॉर ऑल एग्जाम, द लास्ट सेंटेंस व्हिच आई यूज्ड टू टेल हिम, राइट द पेपर। दो ही पॉसिबिलिटी है एग्जाम के अंदर, हम पेपर पे हावी हो या पेपर हम पर हावी है। पेपर को हम पर हावी नहीं होने देना है। मैं बताऊं, पहले 15 मार्क के भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाए ना तो भी चिंता मत करना, तो भी आप पास हो सकते हो। पेपर को आपके ऊपर हावी मत होने देना। यानी आपने डिसाइड किया कि मेरे 50 मार्क्स आएंगे तो 50 मार्क्स आएंगे ही, यानी वो कहीं पे नहीं जाने वाले, वो आपको ढूंढने हैं। और आपके पास 3 घंटे का समय, इनफ टाइम है, लेकिन टाइम कहीं पे वेस्ट भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, मैं 4 बार पढ़ूं, कॉलम बनाने में टाइम लगाऊं, ऐसा कुछ आपके केस के अंदर नहीं होना चाहिए, वो ध्यान आपको रखना है। और जैसे मैंने बताया, बाहर का आइसक्रीम खाना है, बाहर का खाना, कुछ भी ऐसा मत करना। रीजन ये है कि अगर यहाँ अब हेल्थ बिगड़ती है तो कुछ हमारे हाथ में नहीं रहेगा। जैसे ही सेड के क्यू और इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऐसा होगा, एमसीक्यू सब्जेक्ट्स है। क्यू और इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स को भी आप लाइटली मत लेना कि भाई ये चौथा पेपर है, लास्ट पेपर है, या फिर ये तो मेरा स्ट्रेंथ का एरिया है। पास्ट में ऐसा सुना है कई बार, उसका पेपर भी डिफिकल्ट आ जाए। सो डोंट टेक एनी पेपर। और क्यूए के लिए वो फोबिया रखने की जरूरत नहीं है कि वो डिफिकल्टी आएगा, वो भी इजी हो सकता है। तो डोंट गो विद अ प्री सेट ऑफ माइंड के ऐसा ही प्लानिंग होगा कि इसी तरह से होगा। यहाँ से आप कितना अच्छा अपने आप को हैंडल करते हो। इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग वन और टू, समवेयर आई रोट दिस सेंटेंस, इट्स नॉट अबाउट just clearing 1 or 2 or 3 or 4 papers which you are eventually doing for last 12 years. Many papers you have solved. It's about you are showing, you are reflecting your character, that how well you can handle a difficult situation. आपके आपके लिए ये डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए भी है कि आपको एग्जाम क्लियर करवाना। वैसे आपके लिए भी ये डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आने वाले 20 दिन, 25 दिन मेरे घर पे कर्फ्यू का माहौल है। और बातें करो अपने पेरेंट्स से भी, खाना खाते वक्त या उसके बाद थोड़ा बात करो कि आपकी प्रिपरेशन भले अब तक नहीं की है तो उनके साथ इंटरेक्ट करो, उनको अपनी टीम में ले लो। नाउ यू नीड अ टीम मेंबर। हम सभी आपके घर पे नहीं आ सकते, लेकिन आपके साथ आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स कैन हेल्प यू, कैन वर्क एज अ टीम फॉर यू। तो आपको अगर कुछ भी है तो वो खुले मन से उनके साथ डिस्कस करो कि पापा मुझे क्यूए में ऐसा थोड़ा डर लग रहा है, क्या करूं। उनका खुद का एक्सपीरियंस आपको कहीं पे हेल्प करेगा, यू नेवर नो अबाउट इट। सो यू कीप इंटरेक्टिंग विद एवरीवन इन योर फैमिली इन नेक्स्ट 20 days, 25 days। अगर वो लोग टीवी देखते हो और आपको दिक्कत होती है तो उनको बता दो, उनको रिक्वेस्ट करो। मेरे भी आप पे रिक्वेस्ट करना उन सभी को कि भाई आप टीवी देखते हो, आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो, तो मेरे को भी इच्छा हो जाती है। तो ये नहीं करना है। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। ये शायद 2% काम करेगा, लेकिन करता है। आपको पता है कि आपके वेल विशर्स दुनिया में बहुत कम है, और उसमें सबसे पहले नाम आता है आपके पेरेंट्स का। उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, उनका जो ब्लेसिंग्स मिलेगा, वो वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो शायद वो क्वेश्चन गलत होने वाला था, लेकिन शायद उनका लक हमें अप्लाई हो चुका, उनके ब्लेसिंग्स हमें अप्लाई हो चुके। थोड़ी भी शर्म मत करना उस दिन, वैसे तो हर रोज करना चाहिए, उस दिन उनके पाँव छू के जाना एंड आस्क देम टू गिव यू ब्लेसिंग्स के आपका पेपर अच्छा जाए, आप पास होके आओ। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सीए की एग्जाम थोड़ा लक का मैटर है। अब लक मार्केट में से खरीद नहीं सकते, तो लक आएगा कहाँ से? तो लक आएगा ऑब्वियसली आपके वेल विशेस आपको जो गुड विशेस देंगे। हमारे तो गुड विशेस है ही, क्योंकि इवेंचुअली इट्स नॉट योर एग्जाम, इट्स आवर एग्जाम। योर रिजल्ट इज नॉट ओनली योर रिजल्ट, इट्स आवर रिजल्ट। कि कोई मुझे नहीं पूछेगा कि सर आपका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा डेफिनेटली पूछेंगे कि आपके स्टूडेंट्स का क्या रिजल्ट आए। तो उस वक्त हम भी स्पीचलेस हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे तो गुड विशेष है ही, लेकिन हमारे गुड विशेष जो होंगे ना, वो इतने सारे 2500-3000 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर हो जाएंगे, जबकि आपके पेरेंट्स के जो गुड विशेष होंगे ना, वो आपके लिए होंगे। तो उनके पाँव छूना, उनके ब्लेसिंग्स लेना, ऐसी 3 ही एग्जाम निकालनी है।
आपकी और आपकी लाइफ टाइम रिचनेस, यू विल नेवर बिकम पुअर, आपकी और आपकी लाइफ टाइम रिचनेस के बीच में सिर्फ 3 एग्जाम है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। उसमें से ये पहला एग्जाम है और हमें कैसे भी करके उसे क्रैक करना है। एंड यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट इन अ वे दैट यू आर गिविंग इन अ ओल्ड सिलेबस द फाउंडेशन, न्यू सिलेबस में इंटर फाइनल, 6 पेपर कर दिए तो हम इजीली निकाल देंगे। ये ये इतना बड़ा आईसीआई का स्टेप है जो हमें हेल्प कर रहा है, तो हमें कैसे भी करके इस एग्जाम को क्लियर करना है। एज आई सेड, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, पेपर को हमारे पे हावी नहीं होने देना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो नेक्स्ट इजी होगा, अगर ये डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। टाइम मैनेजमेंट करो, एज आई सेड 2 hours 30 minutes फॉर अकाउंट एंड लॉ, 1 hour 40 minutes फॉर क्यू एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद में मेरा खुद का पूरा पेपर देखूँ कि उस पेपर में मैंने क्या गलत किया और उस गलत को करेक्ट करूँ। आप मुझे थैंक यू बोलोगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, उनके साथ 3 मार्क मेरे इसके कारण बढ़े होंगे या 4 मार्क मेरे इसके कारण बढ़े होंगे। सो और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, 20 सालों का एक्सपीरियंस है, 50,000 स्टूडेंट्स के साथ डील किया है, उनके साथ जो दिक्कत हुए है। कैसा कोई स्टूडेंट था जो सेकंड एग्जाम में, लास्ट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड एग्जाम के अंदर वो लेट पहुंचा, 20 मिनट लेट पहुंचा, आईसीआई ने नहीं आने दिया। ऐसा कुछ अपने केस में ना हो तो हमें ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। एंड फेल होके मत आना, बस मैं इतना बोलूंगा कि अगर एक गुरु दक्षिणा अगर आपको देनी है हम सभी टीचर्स को, तो एक देना के पास होके आना, दैट विल बी, बिकॉज हमें इट्स इट्स नॉट लाइक कि जो वर्क सेटिस्फेक्शन नाम का वर्ड है ना, वर्क सेटिस्फेक्शन तब होता है जब आप पास होते हो। ये आपकी खुशी और 2 लोगों की खुशी में हम हमेशा खुश होते हैं जब हमारे सन या डॉटर प्रोग्रेस करे और दूसरे हमारे स्टूडेंट्स प्रोग्रेस करें। इंटर में यही जर्नी हम करने वाले, एक अलग लेवल पे करने वाले। हमने बहुत कुछ प्लान भी किया आपके लिए, जनवरी महीने के अंदर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह जो हम करेंगे, कुछ आपकी टैलेंट भी बाहर आएगी। और जैसे ही आपका ये खत्म होता है एग्जाम, डोंट वेट इवन फॉर अ सिंगल डे, नेक्स्ट डे से आपका इंटरमीडिएट स्टार्ट हो जाए, तुरंत ज्वाइन कर देना। 1.5 महीना के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, डोंट वेट फॉर इट, जरा भी वेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 1.5 महीने के बाद मैं आपको बताऊं क्या होगा। 1.5 महीने के बाद अपना रिजल्ट आया और पॉजिटिव रिजल्ट आया, जिन्होंने फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया होगा उसने मिनिमम 300 घंटे का सिलेबस खत्म कर दिया होगा। जैसे फाउंडेशन का सिलेबस 700 आवर्स का है, वैसे इंटर का सिलेबस 1200 घंटे का है। अब 300 घंटे जो जिसने ऑलरेडी खत्म कर दिया ना, आप कभी उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। और फाउंडेशन लेवल पे वो लोग रैंक नहीं देते, इंटर और फाइनल लेवल पे तो वो लोग रैंक देते हैं, और रैंक लेने का ही अपने ट्राई करें। उसकी एक अलग गेम है, उसके अलग रूल्स है, जो बताने के लिए डेफिनेटली हम बैच के अंदर आएंगे, आपको बताएंगे। बट एज आई सेड दैट डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे, मैं रिजल्ट आने तक वेट करूँ। हाँ, 2-3 दिन इट्स ओके फाइन, बट डोंट टेक मोर देन 2-3 days, because if someone asks me, the toughest level in the entire journey of CA is neither foundation nor final, that is intermediate। क्योंकि 9 महीने और 6 सब्जेक्ट है, फाइनल में ज़्यादा टाइम है लेकिन 6 सब्जेक्ट है। सो आपको एक दिन फाइनल में कभी हम बुलाएंगे नहीं, क्या जैसे इंटर का एग्जाम खत्म हो दूसरे दिन आ दो, अभी एग्जाम के खत्म हुए इंटर वालों की, हमने कभी बुलाया नहीं उनको। रहो घर पे रहो, यू डिजर्व टू सेलिब्रेट, यू डिजर्व टू एंजॉय, क्योंकि आप फाउंडेशन से ये मेहनत कर रहे हो, फाउंडेशन उसके बाद तुरंत इंटर। वी विल नॉट आस्क यू टू कम, बट फॉर इंटरमीडिएट यू नीड टू कम। एंड एज आई सेड, डोंट डिस्कस योर पेपर विद एनीवन, टेक 6 hours sleep, ask your family members to stay with you more and more time during this exam time। उनकी एनर्जी, उनकी सपोर्ट की अब आपको ज़रूरत है। और वही फैमिली मेम्बर्स है जो सबसे पहले, हम तो सेकंड आते हैं, सबसे पहले वही आपके लिए है, वही आपके वेल विशर्स हैं। एंड सेल्फ गोल नहीं करना है, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं हर बार हम ये ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर करते जाए। अभी भी 2 प्रीलिम, आज ही मुझे मैसेज आया था और मैंने, और सर ने, नितेश सर ने अप्रूव किया है वो, तो उसका जो 2 प्रीलिम है, लास्ट मोमेंट तक प्रीलिम देते रहो, उसके पेपर देखते रहो, हो सके इतनी इसकी हैबिट डालो, और कोई भी गलती हमारे साइड से ना हो जाए अब, वो आपको ध्यान रखना है। So once again, on behalf of all faculty members, it's only not me who is wishing you, but on behalf of the entire team CA Foundation, everyone who taught you, they wish that you crack this examination in a first go। हम में से किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो जिस दिन पास हो जाओ उस दिन स्वीट्स लेके आना, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, all of you.